हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ PYQ सीरीज, जिसमें हम कंटेम्प्रेरी इंडिया के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन ये रहा। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने नेशनलिज्म की बात की थी और फेडरलिज्म की बात की थी। इसमें हम अभी बात कर रहे हैं ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स की। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो, उसमें लिखा है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता क्या है। इस आंसर में आपको पता चल जाएगा। इसमें लिखा है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है नॉट ओनली इंश्योर्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बट ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक्सप्लेन, ये 15 मार्क्स का है हमारा। तो देखो, हमें बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या कहती है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें पता है तो फिर हम ये आंसर आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 73rd, तो देखो मैं स्टार्टिंग जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती, इंट्रोडक्शन से अपन पढ़ते हैं कि देखो क्या हुआ था कि 1947 से पहले लोकल बॉडीज़ नहीं हुआ करती थी। इवन जब लोकल गवर्नमेंट्स हमारी फॉर्म हुई, लेकिन स्टिल उनकी जो पावर है, जो लोकल गवर्नमेंट को पावर मिलता था, उनके पावर को नेग्लिजिबल कर दिया जाता था, या बहुत ही ज़्यादा लूजेंट सिस्टम था। मतलब नाम का लोकल गवर्नमेंट था, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके पावर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन 1989 में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, जिनका फोकस किस पे था, मतलब इनका जो रीज़न था इन अमेंडमेंट के पीछे, वो क्या था कि हमें लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसमें यूनिफॉर्मिटी बने रहे। ठीक है, तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब बजाय इसके कि हम सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दे या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ही दे दे, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होना चाहिए। यानी कि पावर को हम पावर का बंटवारा कर देते, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते बेसिकली। तो ये तो अच्छी बात है, अगर सारा पावर एक ही आदमी के पास होगा तो वो उसका गलत यूज़ भी कर सकता है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूनिफॉर्मिटी सही से हो, तो इस वजह से हाँ, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ये था। बट अभी हम पढ़ेंगे और आगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो फिर लोकल गवर्नमेंट, हाँ, तो ये जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट थे, लोकल गवर्नमेंट को पावर तो मिल गया था, लेकिन उनका जो है वो यूज़ नहीं हो रहा था, उनका मिसयूज़ किया जा रहा था। लूजेंट सिस्टम था, सिस्टम बहुत ही बेकार था, उनके पावर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। तो इन अमेंडमेंट्स की वजह से लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प मिली, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में यूनिफॉर्मिटी देख सके हम। ठीक है, लेकिन ये जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, हालांकि 1989 में इंट्रोड्यूस्ड हो गया था, लेकिन 1992 में आया था, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ में आया था। तो ये जो बेसिकली ये दोनों अमेंडमेंट्स जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करती है, एंड फैसिलिटेट्स पावर फ्रॉम स्टेट टू, मतलब जो पावर, जो स्टेट से पावर जो है वो लोकल बॉडीज़ तक भी हमारी फैसिलिटेट होती है। लोकल बॉडीज़ में हमारे छोटे छोटे गांव हो गए। ठीक है, शहर के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे गांव होते हैं जिसके ऊपर स्टेट्स जो है वो ध्यान नहीं दे पाती है। ठीक है, तो इसलिए हर गांव में, या जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, मतलब हाँ, तो लोकल बॉडीज़ में भी एक सरपंच वगैरह बनते हैं ना, तो वही बेसिकली क्या है, एंड इन दोनों अमेंडमेंट्स के तहत है। 73rd में रूरल एरियाज़ में है, 74th अमेंडमेंट के केस में अर्बन एरिया के लिए है। तो देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो अब ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया, मतलब पावर को शेयर कर देना डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, पावर को शेयर कर देना डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में। इंडिया में पावर जो है वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में पावर शेयर होता है। इन तीनों को पावर मिलते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कि इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, कुछ अलग तरीके के सब्जेक्ट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। अब देखो, तो फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो नेशनल सब्जेक्ट्स पे काम करेगी, जो पूरे नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के सब्जेक्ट्स, उनके स्टेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कि स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज सही से मिल रही है नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी सबको प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, एजुकेशन वगैरह, स्टेट के जितने भी मामले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, संभालेगी। अब हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, जो हमारे स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, या विलेजेस, तालुका पे बोलते हैं, जो विलेजेस है, उनसे रिलेटेड, जो विलेजेस के अंदर जो चीज़ें फैसिलिटेट करने वाली है, उन सब्जेक्ट्स पर काम लोकल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्लियर हो गया तुम्हें, कि हम भाई पावर जो है वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इससे पावर का गलत यूज़ भी नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इन दोनों अमेंडमेंट्स लाने का, 73rd एंड 74th, कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जो दोनों अमेंडमेंट्स जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर तो करते ही है, बट साथ साथ ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी एक स्टेप है। तो हमें ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का आंसर देना है बेसिकली, कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे लाती है। कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का कैसे पार्टिसिपेशन हो रहा है इन दोनों अमेंडमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन तो एक रीज़न है ही, एक अच्छा एडवांटेज तो है इन दोनों अमेंडमेंट्स का। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बेसिकली वजह से क्या होता है कि जो
एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंगल लेवल पे नहीं रहती है, ठीक है। मतलब अगर एक ही सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवर बर्डन हो जाते। अब 3 गवर्नमेंट के बीच में पावर बांट देने से अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 में डिवाइड हो गई, है ना, बजाय। तो ओवर बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ये डिसेंट्रलाइजेशन तो अच्छा है। मोर ओवर अब जो डेवलपमेंट है वो हर एरिया तक, हर लोगों तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हमारा मेन पार्ट पे। वो इंट्रोडक्शन था कि डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, मानते हैं, बट हमें अब प्रूफ ये करना है कि ये एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करता है। तो देखो पहले तो हम ये समझेंगे कि 73rd अमेंडमेंट में होता क्या है। 73rd अमेंडमेंट में क्या होता है कि एक 3 टायर पंचायत सिस्टम है, ठीक है, जो कि हर स्टेट में, हर स्टेट के हर विलेज लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको ग्राम पंचायत कह सकते हैं, ग्राम पंचायत कह सकते हैं, हाँ। और इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये जो 3 टायर पंचायत सिस्टम है वो हर स्टेट के विलेज लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोविज़न है वो पंचायत राज स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी लाती है, डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा, जहाँ पे पावर जो है वो स्टेट और लोकल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक और प्रोविज़न है इसमें, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का, ठीक है। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिखने को। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स तो मेंशन ज़रूर करना है अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs। अब पावर तो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो तो ठीक है, हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन इस प्रोविजन में ये भी होता है कि अगर हम पंचायत सिस्टम बना रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट बना रहे हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, तो वहाँ पे हमने प्रोविजन में हमने SC और STs को भी रिजर्वेशन दी है सीट्स के लिए हर लेवल ऑफ पंचायत में, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, ग्राम पंचायत हो, इंटरमीडिएट लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, हर लेवल ऑफ पंचायत में SC और STs को रिजर्वेशन सीट्स मिले। और 1/3 जो सीट्स है वो वुमेंस को भी मिली है, थर्ड नहीं है, 1/3, 1 पे होना भूल गई होगी, ठीक है। और 1/3 सीट्स जो है वो वुमेंस के लिए है। तो दिस इज ऑल्सो इन स्टेप्स, दिस ऑल्सो स्टेप्स टुवर्ड्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये भी एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए स्टेप है। अब रिजर्वेशन मिलेगा लोगों को, स्पेशली SC STs को रिजर्वेशन मिलेगा और वुमेंस को रिजर्वेशन मिलेगा, तो वो लोग पार्टिसिपेट तो करेंगे ही, है ना। रिजर्वेशन अलग से इनको मिल रहा है, पार्टिसिपेट तो करेंगे। तो ये भी एक स्टेप है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की तरफ। अब पीपल्स के, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए पंचायत राज में और अदर लेवल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए ताकि और ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करें इसमें। दैट इज़ पंचायत समिति। पंचायत समिति जिसको इंटरमीडिएट लेवल पे बोलेंगे, जैसे ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है। तो इन सब का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स भी हमारे जो है इंट्रोड्यूस किए गए ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ सके। और तो ये समझ में आ गया। तो वैसे ही 74th अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट भी डिट्टो जैसा 73rd है वैसा ही है, बस डिफरेंस इतना ही है कि जो 73rd था वो रूरल एरियाज़ में अप्लाई होता है और 74th जो है वो अर्बन एरियाज़ में अप्लाई होता है। यानी कि अर्बन में भी तो कई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, शहरों में भी। तो जो 74th अमेंडमेंट है वो अर्बन लोकल बॉडी से डील करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका। आपने नाम सुना होगा नगर पालिका का, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, है ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, नाम सुना होगा, है ना। तो ये क्या है, ये 74th अमेंडमेंट के तहत ये सब हो रहा है, पहले नहीं हुआ करता था, राइट। तो अब देखो कि अब इसमें क्या होता है, इसमें भी इलेक्शंस हेल्ड होते हैं भाई। द इलेक्शंस वर हेल्ड इन एवरी 5 years बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, अब जैसे कि अभी जो हुआ था इलेक्शन, तो उसमें म्यूनिसिपल का ही हुआ था, म्यूनिसिपैलिटीज़ का ही हुआ था इलेक्शन, जिसमें आम आदमी पार्टी जीत गई फिर से। तो यही है कि जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो जो हाँ देखो इसमें क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 years term, देन फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ सच डिसोल्यूशन। तो यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर देती है, यानी कि अगर हमारा जो इलेक्शन से पंचायत सिस्टम बना है, जो नगर पंचायत बनी है, अगर वो डिसॉल्व हो जाती है 5 साल से पहले में ही, 5 साल तक, क्योंकि वो होता है ना, अगर 5 साल से पहले ही वो पार्टी जो है, वो पंचायत सिस्टम जो है, वो जो नगर पंचायत है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो ख़त्म होने लगती है या किसी वजह से टूट जाती है वो पार्टी, तो फिर फ्रेश इलेक्शन जो है उस डिसोल्यूशन के 6 महीने बाद तक फ्रेश दोबारा एक इलेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे 29 सब्जेक्ट से पहले स्टेट लिस्ट में, ठीक है। नाउ अब वो जो है 11th और 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगा, यानी कि अब वो कुछ सब्जेक्ट्स जो स्टेट के थे अब वो लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। हाँ, अब वो चाहे रूरल हो या अर्बन, रूरल और अर्बन दोनों के लोकल गवर्नमेंट्स में कुछ सब्जेक्ट जो स्टेट के थे वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो कि लोकल लेवल से रिलेटेड हुआ करते थे, वो उस तरह के सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो इवन 1996 में एक सेपरेट एक्ट, अलग से एक एक्ट पास हुआ था इस प्रोविजन ऑफ पंचायत सिस्टम में, ठीक है, जिसमें उन्होंने आदिवासी के एरिया को एक्सटेंड किया है
बेसिकली क्या किया है कि उन्होंने अपने पंचायत सिस्टम को एक्सटेंड किया है, पंचायत सिस्टम की जो प्रोविजन है उसको एक्सटेंड किया है, जिसमें उन्होंने आदिवासीज़ की बात की, आदिवासीज़ के एरिया की बात की है कि यानी कि अब थोड़ी पावर जो है वो आदिवासीज़ को भी दी जाए, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी होती है आदिवासीज़ की, उनके भी खुद के ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, और उन कस्टम्स में बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट के या स्मॉल वाटर रिजर्वर्स और नेचर बेसिकली जंगल से रिलेटेड आसपास का एरिया जहाँ पे भी आदिवासी रहते हैं वहाँ के कॉमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए भी बेनिफिट है। आदिवासी ही फॉरेस्ट को संभाल के रखते हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको भी थोड़ी पावर दी गई है। हाँ, तो मोर पावर गिवन टू ग्राम सभा। अब देखो हम 2 एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लोकल बॉडीज़। बेसिकली ये इसलिए है ताकि हम इसमें दिखा सकें, अगर आपको आंसर बढ़ाना है तो ये दोनों स्टोरीज लिख सकते हो। अगर आपके पास कुछ है नहीं लिखने को, दोनों स्टोरी लिख के आप कंक्लूड कर सकते हो कि देखो कि हमें इससे ये भी पता चल रहा है। चलो मैं अभी क्यों कंक्लूड करूँ, कहानी पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो गीता राठौर जो कि हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच है एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत में गीता राठौर हमारी सरपंच है। वो रिजर्व सीट से इलेक्ट हुई थी, लेकिन 5 साल बाद लोगों ने उसको फिर से इलेक्ट कर लिया, लोगों ने उसको फिर से जितवा दिया उसके बहुत एडमायरेबल वर्क की वजह से। मतलब उसने बहुत सारे काम किए होंगे, तो उसकी वर्क की वजह से, एडमायरेबल वर्क की वजह से 5 साल बाद फिर से लोगों ने उसे जितवा दिया, लेकिन इस बार वो नॉन रिजर्व सीट से जीती थी, ठीक है। अब हाउसवाइफ से अब वो एक पॉलिटिकल लीडर बन गई है। उसने बहुत सारी चीज़ें रेनोवेट करवाई, वाटर टैंक्स, रोड्स, स्कूल बनवाए, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक्शंस लिए, लड़ी वो, ठीक है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए विलेजेस के लिए, ठीक है। तो ये था एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी हमारी तमिलनाडु की है। दूसरी स्टोरी जो है हमारी वो तमिलनाडु की है, जिसमें हाँ ये भी वुमेन अचीवर से रिलेटेड है। वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की सरपंच है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया था, लेकिन उसका कुछ छोटा सा हिस्सा, उस लैंड का छोटा सा हिस्सा उस ग्राम पंचायत के एरिया में आता है, मतलब पड़ जाता है थोड़ा सा। तो सरपंच जो है हमारी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो हमारा एरिया, हम आपको कैसे दे दें ये लैंड, ये ज़मीन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही बेसिकली गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, लेकिन उसका कुछ पीस ऑफ लैंड जो है ग्राम पंचायत एरिया में आता है, तो सरपंच ने मना कर दिया। लेकिन कलेक्टर ने जो है एक ऑर्डर इशू करवाया कि भाई हमें लैंड नहीं दिया जा रहा है, हमें लैंड नहीं मिल रहा है। हाँ, कि मतलब उन्होंने ऑर्डर इशू करवाया लैंड लेने के लिए कि उन्हें लैंड वापस मिल जाए। लेकिन जो ग्राम पंचायत है उन्होंने एक पिटीशन फिल कर दिया मद्रास हाई कोर्ट में उनके अगेंस्ट, और ठीक है कि भाई ऐसे कैसे मांग सकते हैं, मांग नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ऑर्डर ही कर दे दिया कि ये लैंड चुपचाप से हमें दे दो, ऑर्डर पास करवा दिया था। तो हमारी जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने पिटीशन डाल दिया, फाइल कर दिया मद्रास हाई कोर्ट में उनके अगेंस्ट, और जो जज है उन्होंने उनके हित में जज ने फैसला सुनाया कि पंचायत के कंसेंट को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत के को वॉयलेट कर रहा है, कि अगेंस्ट है, यानी कि जो प्रोविजन है पंचायत के उसके अगेंस्ट है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई चीज़ ग्राम पंचायत के अंदर आ रहा है वो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ के सरपंच अलाउ नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इससे पता हमें क्या चल रहा है कि भाई लोकल गवर्नमेंट को भी उतनी ही पावर दी गई है जितनी स्टेट को दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। इसलिए जो जज है उन्होंने उनके मतलब इससे इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि हाँ लोकल गवर्नमेंट्स को भी इंपॉर्टेंस मिल रही है। जो डेमोक्रेसी है वो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। अब जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट है, अब अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी, वाइब्रेंट रहेगी, अब जैसे कि अभी तमिलनाडु वाला जो हमने एग्जांपल देखा, उसमें जो हमारी सरपंच थी, जो ग्राम पंचायत था, वो स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से बजाय इसके कि वो झुक जाए और उन्हें ज़मीन का जो हिस्सा है वो दे दे, क्योंकि ऑर्डर आया था, उन्होंने क्या किया, पिटीशन फाइल किया और लड़ी वोट। यानी कि अगर इस तरह से लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट होगी तो इससे दोनों ही चीज़ें होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का होगा, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी, वो भी पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। जैसे कि हमने गीता राठौड़ के केस में देखा, जो फर्स्ट केस था एमपी वाला केस है ना, जिसमें कमिटेड पार्टिसिपेशन हो रहा था। गीता राठौर क्या है, कम्युनिटी का हिस्सा, एक सोसाइटी की मेंबर ही है ना, कोई ऐसी बड़ी लीडर तो है नहीं, पीएम मोदी जैसे या जो नेता आए होते हैं अलग अलग, वो गांव की ही एक मेंबर थी और वो इलेक्शन में खड़ी हुई, उन्हें मौका मिल रहा है, तो मतलब रिजर्वेशन है SC STs के, तो यानी कि कम्युनिटी के पास, इससे पता चल रहा है कि कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है इन दोनों अमेंडमेंट्स की वजह से, ठीक है। वैसे ही तमिलनाडु की स्टोरी में जो पंचायत है अपना जो राइट है, अपना जो हक है उसको सिक्योर करके रखा है ना, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम आए, उसने पिटीशन फाइल किया, तो यानी कि उसने अपने पंचायत को सिक्योर करके रखा, अपने लैंड को। तो ये सारी एग्जाम्पल जो है अकाउंटेबिलिटी का है। तो यानी कि जो सेकंड स्टोरी जो हमने पढ़ा उससे पता चला कितना अकाउंटेबिलिटी बना हुआ है, और फर्स्ट स्टोरी से हमें पता चला कि कितना कमिटेड पार्टिसिपेशन हो रहा था।
ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे है, लोकल गवर्नमेंट इस लेवल पे होते हैं कि बेसिकली जिसमें कॉमन सिटीजन्स, गाँव के ही लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं अपने हाँ, और जो अपने लाइफ्स को लेकर कि उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनकी नीड्स को और ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न होते हैं, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग्स करते हैं। तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट जो है वो कॉमन सिटीजन्स इस लेवल पे है कि जहाँ पे कॉमन सिटीजन्स ही इन्वॉल्व होते हैं सभी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बड़ा नेता, बड़े घर का नेता है वही इन्वॉल्व होता है, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, देखो कंक्लूजन में फिर तुम आप क्या लिखोगे कि अब 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद जो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। इन दोनों अमेंडमेंट्स के आने के बाद लोकल गवर्नमेंट का जो पावर है वो सिक्योर है और उनकी पावर को भी उतनी ही इज्जत मिल रही है जितनी कि स्टेट और सेंट्रल को मिलती है, चाहे वो रूरल में हो या अर्बन एरियाज़ के लोकल गवर्नमेंट की बात हो, वो भी यूनिफॉर्मिटी के साथ, उनके स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी के साथ उनका जो पावर है वो फैसिलिटेट हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट देखो क्यों, अब इसमें तुम कुछ चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है जो कि लोगों के डे टू डे लाइफ और डे टू डे प्रॉब्लम से, जो कॉमन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उससे डील कर पाती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट और ज़्यादा पर्टिकुलर में आ जाता है कि हम पर्टिकुलर इस गाँव का एक ग्राम पंचायत है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि स्टेट के अंदर स्टेट बहुत बड़ा एरिया हो गया, स्टेट के अंदर भी हज़ारों लाखों वो होते होंगे गाँव, शहर होते होंगे, छोटे छोटे गाँव होते होंगे। तो उन सभी का ध्यान जो है वो लोकल गवर्नमेंट रखती है। लोकल गवर्नमेंट ही है जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकती है और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली कॉमन लोग ही होते हैं, गाँव के ही लोग जो है वो बनते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर पाएंगे अगर लोकल को ये, हाँ। तो लोकल गवर्नमेंट भी एक ये भी है फ़ायदा कि ये लोगों के आसपास ही रहते हैं, इससे लोगों के लिए भी कन्वीनियंट रहता है कि वो अपने लोकल गवर्नमेंट को, अपने सरपंच को अप्रोच कर सके। सिर्फ सरपंच ही नहीं, ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत है, पंचायत यानी कि पाँच लोगों से का होता है समूह बेसिकली पंचायत में। तो उनके साथ अप्रोच करते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना, डिस्कशन करते हैं वो, तो ताकि उनकी प्रॉब्लम जल्दी भी सॉल्व हो जाती है, मिनिमम कॉस्ट में हो जाती है। तो हम ओवरऑल ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं हमारे 73rd एंड 74th, ये ना सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करती है, वो तो इंश्योर करती ही है, लेकिन ये एक स्टेप है टुवर्ड्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पढ़कर जाना, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो सिंपली हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एजुकेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस लाए हैं ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की वजह से, एजुकेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस आए हमारे, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे ही बता दूँ तो तुम्हें इसमें ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन समझाना है, समझा दो, अच्छे से समझा देना। और उसके बाद इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बता सकते हो एजुकेशनल सिस्टम पे, और प्राइवेटाइजेशन का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट। बेसिकली हमें इसमें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बताना है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बताऊँ तो इंट्रोडक्शन में हम पहले की बात स्टार्टिंग से लिखेंगे। स्टार्टिंग में लिख सकते हैं स्टार्टिंग का कि हुआ क्या था कि 1980s, लेट 1980s में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो जो रेवेन्यू है वो बढ़ाने लग गई थी। क्यों? बहुत सारे एसेंशियल गुड्स, मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल गुड्स है ना, जो हर घर में होना ज़रूरी ही है, उन सभी के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। वो अचानक से उनके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया था। इंपोर्ट्स जो है बहुत हाई रेट पे ग्रो हो रहे थे, इतना हाई रेट पे कि जो हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ है उससे मैच नहीं हो रहा था। लाइक एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट हुए जा रहा है, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, समथिंग कुछ ऐसा था। ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर्स जो है वो इंडिया को लेंड नहीं करना चाह रहे थे, मतलब देना नहीं चाह रहे थे, हेल्प नहीं करना चाह रहे थे, है ना। भाड़े पे बोल रही हूँ मैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लोन नहीं देना चाह रहे थे। कोई भी कंट्री, कोई भी इंटरनेशनल फंडर्स जो है वो इंडिया को लेंड नहीं करना चाह रहे थे। तो इस ऐसे सिचुएशन में जब 1980s के टाइम में इंडिया ने जो है वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और IMF को अप्रोच किया, IMF इन द सेंस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया लोन के लिए, ताकि वो इस क्राइसिस को मैनेज कर सके। तो ऐसे में अब लोन्स अवेल करने के लिए, यानी कि मतलब इन एजेंसीज़ ने, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको लोन्स देंगे, लेकिन उसके बदले में उन्होंने इंडिया से ये एक्सपेक्ट किया कि वो चीज़ों को लिबरलाइज़ करेंगे, ठीक है। लिबरलाइज़ करेंगे, इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे। कैसे? उसमें से मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटा के, जो प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दिया जाए। मतलब वो ये चाहते थे कि हम आपको लोन दें, उसके बदले में जो है इंडिया को लिबरलाइज़ होना चाहिए, और ठीक है इकोनॉमी को उनकी और खोलना चाहिए, ओपन अप करना चाहिए। कैसे? प्राइवेट सेक्टर्स पर रेस्ट्रिक्शंस हटाकर, गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करके, मतलब काफ़ी सारे एरियाज़ में गवर्नमेंट के रोल सबसे ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करें ताकि प्राइवेट का भी, जो प्राइवेट सेक्टर का भी जो है पावर आए, वो अपना पावर दिखा सके। प्राइवेट सेक्टर को मतलब पूरी इंडिपेंडेंसी दी जाए, ठीक है, ऐसा कि गवर्नमेंट भी उनको कंट्रोल ना कर सके। मतलब गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाए, और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इंडिया गवर्नमेंट ने लगा रखा था वो भी हटा दिया जाए इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में, ताकि ट्रेड जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में हो सके। सो गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेराइटीज़ ऑफ पॉलिसीज़। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने इस तरह से बहुत सारी पॉलिसीज़ इनिशिएट करे जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। तो इस वजह से हमारा धीरे धीरे पॉलिसीज़ आने लगी जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो हम अभी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये हमने इंट्रोडक्शन में बोल दिया, अब हाँ
आंसर को बढ़ाने के लिए, बट अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर देना और इसके इम्पैक्ट सिंपल बता दो। इम्पैक्ट्स लिखने में तुम्हारे पेजेस भर जाएंगे क्योंकि तुम इम्पैक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव भी बता दोगे, ठीक है, और वो भी दोनों, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन से बता दिया कि आपको स्टार्टिंग से समझना हो कि बेसिकली कैसे आया था ये तीनों कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोल सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन में हम मतलब ऑल ओवर द कंट्री ग्लोबलाइज करते हैं, यानी कि हम इंटरैक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, गुड्स का इंटरेक्शन हो, मतलब वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड वाइड में जब लोगों का इंटरेक्शन हो रहा हो, कंपनीज़ का, गवर्नमेंट का, ठीक है, इंटरेक्शन और इंटीग्रेट कर रही हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कैसे होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि बेसिकली सिंपल सा इसका मतलब है कि जब लोगों का, कंपनीज़ का, गवर्नमेंट का पूरे वर्ल्ड वाइड में यानी कि बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में जब इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेट करती है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, अब वो तो उसको ग्लोबलाइजेशन होता है। अब लेकिन ये इंटीग्रेट कैसे करती है, इंटरैक्ट कैसे करती है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के थ्रू हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। एजुकेशन में हम इसकी बात करें तो बेसिकली एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन को अगर समझना है तो यानी कि हम फ्री एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते हैं थ्रू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में टीचर्स और स्टूडेंट्स का फ्री एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होना, ठीक है। मतलब हम नॉलेज को एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा में पढ़ रहे हैं और इंडिया में जो पढ़ रहे हैं उन दोनों को हम आपस में इंटरैक्ट करवाएंगे, ठीक है। कनाडा के कुछ टीचर्स, प्रोफेसर्स इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, अपने पॉलिसीज़ बता रहे हैं अपने कि हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें होता है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही हो रहा है। इसमें हम नॉलेज को, दूसरे कंट्री के नॉलेज को स्टूडेंट्स और टीचर्स के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी कंट्री से, है ना। सिमिलरली हमारी कंट्री के प्रोफेसर्स दूसरे कंट्री में जाएंगे, बताएंगे, एडवर्टाइज करेंगे नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए। तो एजुकेशन की फील्ड में ग्लोबलाइजेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टूडेंट्स जो है दूसरे कंट्रीज़ में आसानी से मूव कर सकते हैं हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए, ठीक है। और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा होगा कि फॉरेन स्टूडेंट्स आसानी से इंडिया आकर पढ़ सकते हैं और इंडिया के बच्चे भी दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ने जा सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब अलग अलग कंट्रीज़ में बच्चे पढ़ने जाएंगे, एक्सचेंज अपने कंट्रीज़ को करेंगे नॉलेज के लिए, तो इससे हमारा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होगा, टैलेंट भी होगा, ऑल्सो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी बेटर होगा, इम्प्रूव होगा, है ना। अब देखो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है, देखते हैं। बट मैंने बहुत ही कम लिखा है, मैंने एक साइड का ज़्यादा लिखा है कि बेसिकली फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, करिकुलम बदल रहा है, वैल्यूज़, पेडागॉजीज़, असेसमेंट भी बदल रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेजेस हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेचर ऑफ पॉलिसीज़, करिकुलम, वैल्यूज़, पेडागॉजीज़, असेसमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन में एजुकेशन इंडस्ट्री में जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो अच्छा खासा टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कर रहे हैं, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं किसी भी कॉर्नर से इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेस गेन कर सके, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और एडमिशन प्रोसेस ईजियर हो रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे आ रहे हैं और इंडिया में भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है, ठीक है, कि बेसिकली इंटरैक्ट और इंटीग्रेट करना हमारे देश के लोगों के साथ अलग अलग कंट्रीज़ में, ना सिर्फ लोगों, गुड्स का इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन। तो यहाँ एजुकेशन के टर्म्स में हम नॉलेज को हमारी जो नॉलेज है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं बेसिकली। और अगर मैं टीचर्स की इम्पैक्ट की बात करूँ तो टीचर्स जो रोल ऑफ फैकल्टी मेंबर्स है हायर एजुकेशन में वो भी काफ़ी चेंज हो रहा है अब, क्योंकि ये फॉरेन लेवल पे जा रहा है, लाइक मतलब अब नॉलेज हम एक्सचेंज कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, है ना। तो ऑब्वियसली जो हमारी टीचर्स है उनको थोड़ा सा और उनका वो बोझ बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें अब उनकी जो एंट्री है उनकी जो एज ए टीचर, अब वो उन्हें और स्पेशलाइज्ड स्किल्स सिखाया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल्स के टीचर्स हो, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ किए जा रहे हैं ताकि जो टीचर्स हैं हमारे हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो और लर्नर्स के साथ नए नए तरीकों में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे मतलब फोकस टीचर्स पे, मतलब टीचर्स में भी चेंजेस लाए जा रहे हैं और ज़्यादा स्किल्स बढ़ाए जा रहे हैं कि टीचर्स में स्किल्स ज़्यादा होने चाहिए, वो अलग अलग वेज़ में कम्युनिकेट कर सके, अलग अलग उन्हें लैंग्वेजेस आए, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो टीचर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख सकते हैं कि रिसेंटली नहीं, मतलब हाँ 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो IB करिकुलम फॉलो कर रही है। IB बोले तो इंटरनेशनल बैकलॉरेट, तो IB करिकुलम फॉलो कर रही है 2021 से, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें से 20 जो है 30 दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स फॉलो कर रही है IB करिकुलम, उसमें से 20 जो है स्पेशलाइज्ड स्कूल्स है, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस है,
क्लास 9th टू 12th तक के लिए, और उसमें से 10 स्कूल्स जो है सर्वोदय विद्यालय के हैं, नर्सरी टू क्लास 8th। तो इससे पता चल रहा है कि इम्पैक्ट भाई पड़ रहा है। अब बताओ 30 में से 30 स्कूल्स हैं जो IB करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली इंटरनेशनल करिकुलम है ये, मतलब अलग कंट्री का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, दूसरे कंट्रीज़ के करिकुलम को फॉलो किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात भी है, और इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने बात नहीं किया, आप अलग इसको आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और बातें। अब देखो प्राइवेटाइजेशन की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपका बेसिकली कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, राइट। ओके, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि हम पब्लिक ओनरशिप की प्रॉपर्टी को, हम कोई भी पब्लिक ओनरशिप है उसको हम प्राइवेट ओनरशिप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब, सिंपल भाषा में बोलूँ तो प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट चीज़ें बढ़ रही है, जो प्राइवेट ओनरशिप की चीज़ें हैं, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड चीज़ें हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हो, प्राइवेट, अगर स्कूल एजुकेशन के टर्म्स में है तो प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस का बढ़ना, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उससे ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट कुछ कॉलेजेस भी या स्कूल्स भी, इंस्टीट्यूट, वो प्राइवेट ओनरशिप में तब्दील हो रही है। तो इस प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। एजुकेशन के फील्ड में बेसिकली यही हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि प्राइवेट स्कूल इंकरेज हो रही है, इंकरेजमेंट मिल रही है प्राइवेट स्कूल्स को। कैसे? फाइनेंशियली और टेक्निकल हेल्प देकर प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं। बिजनेसमैन को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दिया जाता है ताकि वो ईजिली स्कूल सेटअप कर पाए। अब जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट का कंट्रोल को कम कर दिया जाता है, यानी कि उनका जो, चाहे वो करिकुलम पे कंट्रोल हो, टीचिंग मेथड पे कंट्रोल हो, स्कूल के रूल्स पे कंट्रोल हो। प्राइवेटाइजेशन मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करिकुलम नहीं बनेगा, टीचिंग मेथड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, स्कूल के रूल्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेटली ओन्ड इंसान, जो मतलब जिस बिजनेसमैन ने जो अपना स्कूल खोला है, अब वो सभी, ये सभी चीज़ें उसके हाथ में है। वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कैसा करिकुलम बनाना है, क्या रूल्स होंगे स्कूल से, कैसा टीचिंग मेथड होगा। ये सारी चीज़ें वो ही प्राइवेट बंदा ही वो बताएगा, जिसने ओन कर रखा है अपना इंस्टीट्यूट या जो भी स्कूल कॉलेज है, ठीक है। अगर इसमें इम्पैक्ट की बात करूँ, देखो इम्पैक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही लिखना ही लिखना है तुम्हें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पॉजिटिव बातें लिख के आ जाओ, नेगेटिव भी है, जो कि काफ़ी टीचर्स अगेंस्ट जा रहे थे एक टाइम पे, है ना, जब आया था NEP में, प्राइवेटाइजेशन को ही सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली वो। ओके, फालतू की चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देते, टू द पॉइंट रहते हैं। आई नो फालतू की चीज़ नहीं है, बट क्योंकि एग्जाम्स आर नियर तो वी हैव टू फोकस। ओके, इम्पैक्ट की बात करूँ तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेटली ओन्ड, मतलब अब हर बिजनेसमैन जो है वो स्कूल्स अपने खोल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ खोल रहा है, तो इससे नंबर ऑफ स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि जो एक्सेस टू एजुकेशन है वो बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा, बच्चे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन में। सेकेंड बात है कि जो प्राइवेट है, ना सिर्फ नंबर ऑफ हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे रही है, इससे ना सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, बट बच्चों को भी हेल्प मिल रहा है कि वो कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी मेरिट के। मतलब गवर्नमेंट में जैसे होता है अभी भी DU के कॉलेजेस में, तो मेरिट बेसिस पे आप लोग नहीं गए हो ना, BLED वालों की बात कर रहे हो, तो एग्ज़ाम्स आपने दिया था, एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम दिया था, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ऑफकोर्स ऐसा ही होता है कि मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है, DU में स्पेशली, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो। जबकि प्राइवेट में आपके कितने भी मार्क्स आए हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, बस आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। ओके, थर्ड चीज़ जो है वो ये तीनों हमने बात कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। थर्ड चीज़ जो है ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है इससे, ठीक है। फोकस जो है यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी ऑफ स्टडी पे होता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं। यानी कि एडवांस्ड स्टडी पे फोकस किया जाता है, और टीचिंग मेथड पे, लाइक टैब्स और अदर गैजेट्स, है ना, जो वाइट बोर्ड्स होते हैं, उसको क्या है बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, जो भी आजकल तो हर क्लासरूम में वो लगा रहता है, मैं भूल गई यार, जो भी बोलते हैं उसको। ओके, सो इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के एजुकेशन में। अब देखो, जो प्राइवेट स्कूल्स का मोस्ट ऑफ दी, मतलब ज़्यादा चांसेस होता है कि प्राइवेट स्कूल्स का जो फोकस है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने से ज़्यादा जो फोकस उनका शिफ्ट हो जाता है पैसे कमाने में। हमें कैसे पैसे कमाने हैं, उस बेसिस पे ये रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली, बहुत कम ही होते हैं जो बच्चों को सच में एजुकेशन दिलाने के लिए, कि जिनका शिद्दत होता है, जिनकी मतलब एक पैशन है कि हमें हेल्प करना है गरीब लोगों की, और ये बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कम पैसे में। तो ऐसा बहुत कम होता है प्राइवेट स्कूल्स में। जो फोकस है वो अर्निंग मनी पे शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात कि हाँ, स्कूल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मोस्टली गरीब लोगों को के एडमिशन को अवॉइड करती है, ठीक है। जैसे कि आपने उस मूवी में, ऐसे कई मूवीज़ आई होंगी टीचर्स से रिलेटेड। अब जैसे हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था आई गेस, उसमें भी यही हुआ था कि नाम का तो दे दिया है रिजर्वेशन SC STs के लिए प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन उनको उन रिजर्वेशन, उन सीट्स के बजाय किसी और को, किसी अमीर लोगों को दे दिया जाता है ना।
अगर सीट भर जाती है तो ये सारी चीज़ें से हमें दिख रहा है, मतलब ये मूवीज़ भी दिखाती है कि और रीज़न क्या था, हमने उस मूवी में देखा होगा आपने अगर देखा है तो, कि स्कूल का स्टैंडर्ड ख़राब होगा अगर हमारे स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा उस प्रिंसिपल ने कहा था। ये रियल नहीं है, मैं स्टोरी बता रही हूँ वो हिंदी मीडियम मूवी की, है ना। तो ऐसा भी होता है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा कि जो स्कूल्स है उनका जो फोकस है वो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे है। भाई क्वालिटी चाहे तेल लेने, जितने बच्चे ला सकते हो लाओ, क्योंकि जितने बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, तो उनका फोकस इस पर भी शिफ्ट हो रहा है। तो और पेरेंट्स के लिए डेटा भी नहीं है उतना कि वो देख पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए अब कि कौन सा सही स्कूल है, कौन सा ख़राब है। गवर्नमेंट में होता है कई स्कूल्स में कि पेरेंट्स जो है वो एक डेटा उनके पास उन्हें दिया जाता है, या वो देख सकते हैं आराम से कि कौन से स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से स्कूल का ख़राब है। अब जैसे रिसेंटली एक रिसर्च में आप ये एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, तो इससे जो एग्जामिनर बोल रही हूँ, जो चेकर है, चेक करने वाला, वो उसके अंदर एक इमेज अच्छी बनेगी कि हाँ भाई लिखने वाला जो है उसके पास नॉलेज तो है। तो ये एक अच्छा वे है इमेज बनाने का, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। ठीक है, ये आप डाल सकते हो। ये मैंने गूगल से देखा था कि एक रिसर्च के दौरान ये पता चलता है कि ग्रेड 5 क्लास 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उसमें से 40% बच्चे प्राइवेट स्कूल के वो मैथ्स के नॉर्मल डिवीजन सॉल्व नहीं कर पाए थे, और 5th क्लास के ही 35% प्राइवेट बच्चे 2nd क्लास की बुक्स नहीं रीड कर पाए। ठीक है, एज़ पर द ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के तहत रिसर्च में ये पता चला। ठीक है, तो ये आप नेगेटिव इम्पैक्ट में डाल सकते हो। अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट लिख रहे हो तो ये लिख सकते हो। तो हम कंक्लूजन यही कहेंगे लास्ट में, आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। तो क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही था कि बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस दोनों ही आ रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हो। तो हम अब अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट्स का PYQ चाहिए, तो वो मैं आगे प्रिपेयर करूँगी। और अब इसके आगे हम और सारे टॉपिक्स लाएंगे। अब मैं अलग का लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें अगर नहीं आता। थैंक यू।